हाय स्टूडेंट्स, हमारा न्यू टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ अ थ्री पार्टिकल सिस्टम। जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हम बात करेंगे थ्री पार्टिकल सिस्टम कैसे इक्विलिब्रियम में रहते हैं। पहले तो हमको इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेना है कि तीन पार्टिकल ही क्यों लिए, दो पार्टिकल क्यों नहीं रह सकते। क्योंकि पहले तो समझिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की। आप चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स का ज़ीरो हो जाना, ठीक है। तो अगर हम दो पार्टिकल का सिस्टम लेते हैं, पहले हम देखते हैं कि हम दो पार्टिकल का सिस्टम क्यों नहीं ले रहे हैं। इन केस अगर हम दो पार्टिकल सिस्टम ले लेते हैं, मान लीजिए ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है, Q1 Q2। तो Q1 Q2 के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो इस पर ये फोर्स लगेगा। Q1 पे केवल एक ही फोर्स लगेगा, वो 2 से 1 की तरफ। ऐसे ही अगर हम इस पे बात करें Q2 पे, तो इस पर भी केवल एक ही फोर्स लगेगा, वो भी 1 से 2 की तरफ, ठीक है। और अगर हम वर्ड इक्विलिब्रियम यूज करना चाहते हैं तो इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब है नेट फोर्स का जीरो हो जाना। नेट फोर्स का जीरो हो जाना, जिस कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए नेट फोर्स का जीरो हो जाना है। तो क्योंकि Q1 पर, क्योंकि इस चार्ज पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हम केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। वी आर डीलिंग इन इक्विलिब्रियम ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हमने ये कहा कि दो पार्टिकल सिस्टम में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो सकता केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अगर हम केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्लूड करें तो फिर हम ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। देखिए, इस Q1 पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर यहाँ पर कोई फोर्स होता तो इस पर नेट फोर्स जीरो होने के चांसेस थे। सिमिलरली इस पर भी अगर कोई लेफ्ट साइड पर फोर्स होता तो इस पर नेट फोर्स होने के चांसेस थे, जीरो होने के। लेकिन क्योंकि केवल आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो रिपल्सिव आउटवर्ड्स फोर्स लग रहे हैं, यानी कि ये वाले फोर्स हमको नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से Q1 पर जो फोर्स लग रहा है वो भी अनबैलेंस्ड है और Q2 पर जो फोर्स लग रहा है वो भी अनबैलेंस्ड है। मतलब Q1 और Q2 पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता तो इस टू पार्टिकल सिस्टम का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो सकता अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली, ठीक है। हाँ, अगर हम इन चार्जेस के मास भी कंसीडर करें M1 और M2, तो फिर इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगा मास की वजह से, और ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, और जो बाहर की तरफ लग रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। जो कि आप बात कर रहे हैं पहले से जो लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बाहर की तरफ जो लग रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए, क्योंकि अब चार्ज Q1 पर दो फोर्स है, एक लेफ्ट साइड रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव चार्ज का, और एक राइट साइड अट्रैक्टिव फोर्स मास की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स मास डिपेंडेंट फोर्स हो गया, अट्रैक्टिव नेचर का होता है इसलिए अंदर की तरफ लग रहा है, क्लियर। और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज की वजह से लगता है और रिपल्सिव नेचर का है, क्योंकि आपने सिमिलर नेचर के चार्ज लिए पॉजिटिव, तो आउटवर्ड लग रहा है। अब हम Q1 पर नेट फोर्स को जीरो करने की सोच भी सकते हैं, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होने के चांसेस भी हैं। लेकिन हम यहाँ पर ग्रेविटेशन को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं अब, और हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है। तो केवल इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट, ठीक। इन पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। तो टू पार्टिकल सिस्टम में तो इक्विलिब्रियम की बात नहीं हो सकती, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है थ्री पार्टिकल सिस्टम। थ्री पार्टिकल सिस्टम में इक्विलिब्रियम की बात हो सकती है केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं कि अगर केवल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही कंसीडर करना चाहते हैं तो टू पार्टिकल सिस्टम में तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। तो क्या थ्री पार्टिकल सिस्टम में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है? यस, थ्री पार्टिकल सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इफेक्ट की वजह से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है। कैसे, वो हमको देखना है। देखें, हमने ये थ्री पार्टिकल लिए हैं QA, QC और QB। हमारे पास ये तीन चार्जेस हैं QA, QC और QB, जिसमें से QA और QB जो है हमने एक्सट्रीम एंड पे रखी है, मतलब लेफ्ट पे एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल लेफ्ट पे, और QB हमने बिल्कुल राइट पे रखा है, और QC हमने इन दोनों के बीच में कहीं पर रखा है। हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि QA और QB के बीच में QC रखा है, ये नहीं बोला कि बीचों बीच रखा है, ठीक है। इस पर कई सारे फैक्टर्स होंगे, वो हम बात करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमने यहाँ पर QA और QC के बीच के डिस्टेंस को R1 बोला है, QC और QB के डिस्टेंस को R2 बोला है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्लियरली ईच चार्ज इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेज। अब यहाँ पर हर एक चार्ज पे दो फोर्सेज लगेंगे। अगर हम QA पे बात करें तो QA पे भी दो फोर्स लगेंगे। कैसे? QA पे एक फोर्स लगाएगा QC और दूसरा फोर्स लगाएगा QB। सिमिलरली QC पे भी दो फोर्स लगाएंगे,
एक क्यूए ने लगाया होगा, एक क्यूबी ने लगाया होगा। क्यूबी पे बात करें तो क्यूबी पे भी दो फोर्स लगेंगे, एक क्यूए ने लगाया होगा, एक क्यूसी ने लगाया होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया। अब हमारे चार्जेस पर दो फोर्स तो लग रहे हैं जो कि पहले नहीं लग रहे थे। हमें ग्रेविटेशन लेके आना पड़ा था अगर हम इक्विलिब्रियम देखना चाहते थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस केस में केवल, क्योंकि एक ही चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। आपने Q1 पर फोर्स लगाया तो Q2 ने लगाया, और Q2 पर फोर्स लगाया तो Q1 ने लगाया। ठीक है, क्योंकि Q1 के लिए Q1 पर लगाने वाला फोर्स, Q1 पर जो फोर्स लग रहा है वो केवल Q2 लगा सकता था यहाँ, और कोई दूसरा चार्ज आपने लिया नहीं, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो नहीं सकता था इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकेले की हेल्प से। तो वो हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने QA के अलावा दो चार्ज और ले रखे, QB और QC। अब QB भी फोर्स लगा रहा है, QC भी लगा रहा है। अगर QB और QC के फोर्स इस QA पे अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो फिर इसका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है, मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है। सिमिलरली हम इसकी बात भी कर सकते हैं और इसकी बात भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे होता है। हमने यहाँ पर लिखा है क्लियरली ईच चार्ज इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस। हर एक चार्ज पर दो फोर्स लग रहे हैं ड्यू टू अदर टू चार्जेस। एंड फॉर इक्विलिब्रियम, ध्यान से देखेंगे इस लैंग्वेज को, एंड फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम ऑन ईच चार्ज, एंड फॉर इक्विलिब्रियम ऑन सिस्टम ऑन ईच चार्ज। ठीक है, सिस्टम, ध्यान सुनेंगे, सिस्टम का अगर इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं तो सिस्टम के इक्विलिब्रियम का मतलब, सिस्टम का मतलब तीनों चार्जेस का इंक्लूडिंग, मींस चार्ज ए पे, चार्ज सी पे और चार्ज बी पे, तीनों पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए अगर आप सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। और अगर सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे तो फिर हम बात कर सकते हैं ए पे नेट फोर्स जीरो की, यानी कि ए का इक्विलिब्रियम, सी का इक्विलिब्रियम और बी का इक्विलिब्रियम। और अगर तीनों इक्विलिब्रियम में आ गए, तीनों पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो गया, मतलब बी पे भी नेट फोर्स जीरो, सी पे भी नेट फोर्स जीरो और ए पे भी नेट फोर्स जीरो, तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। तो हमने वही चीज, ध्यान से देखें, अलग कलर से इसलिए लिखिए ताकि आपको वो क्लियर दे, हाईलाइटेड है। इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम ऑन ईच चार्ज, बोथ द फोर्सेज मस्ट कैंसिल ईच अदर। अगर हम इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम चाहते हैं तो हर एक चार्ज पे, ऑन ईच चार्ज, बोथ द फोर्सेज, बोथ द फोर्सेज मतलब दोनों फोर्स, कौन कौन लगा रहा है, किसी भी चार्ज पे बाकी के दो चार्ज फोर्स लगा रहे हैं, मस्ट बी जीरो, मस्ट कैंसिल ईच अदर, कैन से। ध्यान से देखिए, इसी पिक्चर को हमने लिखा है, यहां पर हम ये लिख रहे हैं, ध्यान सुनेंगे। इट इज पॉसिबल ओनली इफ QA एंड QB आर ऑफ सेम साइन। सेम साइन मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे और या दोनों नेगेटिव होंगे, और इसका मतलब सिमिलर नेचर के चार्ज हैं तो सिमिलर नेचर के चार्ज को हम QA QB का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो लिखते हैं, क्योंकि अगर ये माइनस माइनस हुआ तो अभी मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो, और अगर प्लस प्लस हुआ तो अभी मल्टीप्लाई होकर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो पहली कंडीशन, अगर हम तीन पार्टिकल सिस्टम में इक्विलिब्रियम देखना चाहते हैं केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हेल्प से, तो हम चाहते हैं कि ये दोनों जो चार्ज हो, जो एक्सट्रीम एंड पर रखे हुए चार्ज हैं, उन दोनों चार्जेस का नेचर सेम हो, और बीच में जो चार्ज रखा है QC, उस चार्ज का नेचर अपोजिट हो। मींस अगर ये प्लस है और ये प्लस है तो ये नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव है तो ये प्लस होगा। क्लियर? हमारा कहना है अगर हम इसको माइनस लेंगे, ये माइनस लेंगे तो ये प्लस लेंगे, और अगर ये प्लस लिया है तो ये भी प्लस होगा और ये माइनस होगा। बीच वाला चार्ज हमेशा एक्सट्रीम चार्ज के नेचर के अपोजिट होगा। ठीक, अब उसी चीज को हम देखते हैं कैसे। यहां पर फिगर देखिए, मैंने इसी फिगर को दोबारा बनाया हुआ है। ये चार्ज QA है, प्लस नेचर का लिया है, पॉजिटिव नेचर का। ये चार्ज QB है, ये भी पॉजिटिव नेचर का। हमने यही तो कहा है कि एक्सट्रीम एंड पर रखे हुए जो चार्ज हैं उनका नेचर सेम होना चाहिए, तो हम एक्सट्रीम एंड पर रखे हुए जो चार्जेस हैं उनका नेचर सेम ले रहे हैं, तो वही किया है। देखिए हमारे पास QA पे है, QA भी पॉजिटिव, QB भी पॉजिटिव, लेकिन बीच में जो चार्ज रखा है QC, ये आपने नेगेटिव लिया है। जैसा आपने बोला कि बीच में रखा हुआ चार्ज अपोजिट नेचर का होना चाहिए। ऐसा क्यों, अब वो समझते हैं। देखिए ये B पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा आउटवर्ड, तो हमने रिपल्सिव फोर्स के लिए नोटेशन भी ले लिया, B से A की तरफ लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स B से A की तरफ। और इसी चार्ज पर A पर जो C है वो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो A से C की तरफ पुल किया जाएगा, तो आपने लिख दिया फोर्स एक्टिंग ऑन A बाय C। A C उसकी डायरेक्शन है, A से C की तरफ। अगर हम QC की बात करें, QC पे, तो इस QC को QA भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये देखिए अट्रैक्शन फोर्स FCA, मतलब C से A की तरफ। और इसी C को B भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, C से B की तरफ। क्लियर? C को B भी अट्रैक्ट कर रहा है तो C से B की तरफ, तो इस पर भी दो फोर्सेस हो गए अपोजिट डायरेक्शन में। अब बात करते हैं QB की। QB पे बात करें तो QB पर QA रिपल्सिव लगाएगा A से B की तरफ, ये आपने लिख लिया, A से B की तरफ, ये गलत लिखा है, रिपल्सिव फोर्स A से B की तरफ।
हम इसे क्लियर लिखते हैं, ए से बी, तो ये ए से बी की तरफ लग गया रिपल्सिव फोर्स बी पर, और बी पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा सी का, तो बी से सी की तरफ। अल्टीमेटली इस पे एक अट्रैक्शन एक रिपल्शन, इस पे दोनों ही अट्रैक्शन, इस पे एक रिपल्शन एक अट्रैक्शन, क्लियर। और ऐसा होके हर एक चार्ज पर दो फोर्सेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला केस। अब अगर दो फोर्स दिख रहे हैं और दोनों अगर फोर्स नेट फोर्स जीरो कर लेते हैं, मतलब इस फोर्स ने इस फोर्स को कैंसिल आउट कर लिया, तो QB का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। ऐसे ही अगर QC पे लगने वाले दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो गए तो QC का भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। सिमिलरली अगर A पे लगने वाले दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो गए तो A का भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि हमने ये बोला था कि अगर आप एक्सट्रीम चार्ज पॉजिटिव लेंगे तो बीच वाला चार्ज नेगेटिव लेंगे, इसी का रिवर्स अगर हम एक्सट्रीम चार्ज नेगेटिव ले लेते हैं तो बीच वाला पॉजिटिव लेंगे। आपने यही तो कहा था कि अगर आप एक्सट्रीम चार्ज जो हैं, जो बिल्कुल एंड पर रखे हुए चार्ज हैं, उनका नेचर सेम होगा, बीच वाले का नेचर अपोजिट होगा। अब हमने एंड पर रखे हुए चार्जेस को नेगेटिव ले लिया है, बीच में रखे हुए चार्ज को पॉजिटिव ले लिया है। फिर वही ए पर बी का रिपल्शन, सब कुछ वैसे ही, डायरेक्शन बी से ए की तरफ। ए पर सी का अट्रैक्शन ए से सी की तरफ, बिल्कुल वही नोटेशन। सी पर ए का अट्रैक्शन सी से ए की तरफ, सी पर बी का अट्रैक्शन सी से बी की तरफ। सिमिलरली बी पर ए का रिपल्शन बी से ए की तरफ, सॉरी ये गलत लिखा है, ए से बी की तरफ रिपल्शन आउटवर्ड, और बी पर सी का अट्रैक्शन बी से सी की तरफ, क्लियर। और अगर ए पे लगने वाला नेट फोर्स, सी पे लगने वाला नेट फोर्स, बी पे लगने वाला फोर्स, चाहे आप ऊपर वाली फिगर पे बात कर लें, फिगर ए में कर लें या फिगर बी में बात कर लें, किसी फिगर में कर लें, ठीक है। अगर ये नेट फोर्स जीरो हो गया, ए पे लगने वाला फोर्स, सी पे लगने वाला फोर्स और बी पे लगने वाला फोर्स, ये सब जीरो हो गए, तो फिर हम कहेंगे सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली। केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने ही इसको इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश कर रखा है, और कोई फोर्स नहीं लिया, ग्रेविटेशन या और कोई फोर्स हमने इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है, क्लियर। तो आपको ये क्लियर हो गया यहाँ पर कि हम क्यों टू पार्टिकल पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते और कैसे हम तीन पार्टिकल पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसकी क्या जनरल कंडीशन है? जनरल कंडीशन ये है कि एक्सट्रीम एंड पर रखे हुए चार्जेस का नेचर सेम होगा, बीच में रखे हुए चार्जेस का नेचर अपोजिट होगा, और ये तीनों चार्जेस एक ही लाइन पे आएंगे, ये कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे है, दैट मीन्स कोलिनियर होने का मतलब ये है एक ही लाइन पे आएंगे तीनों चार्ज। हम अभी इसकी बात करेंगे आगे भी, तो अभी ध्यान से सुनिए, ये तीनों चार्ज कोलिनियर होंगे। नाउ जैसा कि हमने अभी देख लिया कि इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश होता है, वही कंडीशन हमने यहाँ पर लिखी हुई है। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली। अगर हम थ्री चार्जेस सिस्टम का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली, तो हमको क्या क्या कंडीशंस फॉलो करनी है। पहला पॉइंट देखिए, द चार्जेस मस्ट बी कोलिनियर, मतलब जो चार्जेस आपने लिए हैं वो एक ही लाइन में रखे होने चाहिए। तो कोलिनियर का अरेंजमेंट ये भी है, ये भी कोलिनियर का अरेंजमेंट है, ये भी कोलिनियर का अरेंजमेंट है, बट ये कोलिनियर अरेंजमेंट में नहीं कंसीडर किया जाएगा, ये कोलिनियर नहीं है, और इस तरह के सिस्टम में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली, क्लियर। तो इक्विलिब्रियम ये सिस्टम अरेंज कर सकता है, ये सिस्टम शो कर सकता है, क्योंकि ये भी कोलिनियर है, तीनों चार्जेस एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ये भी कोलिनियर है, तीनों चार्जेस एक ही लाइन पे आ रहे हैं, लेकिन ये कोलिनियर नहीं है, यहाँ पर तीनों चार्जेस एक ही लाइन पे नहीं आ रहे हैं, इनफैक्ट वर्टिसेस पे हैं किसी ट्रायंगल के, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, द चार्जेस मस्ट नॉट बी ऑफ सेम साइन। ऑब्वियसली हमने ये बोला है कि जो सेंटर पर रखा चार्ज होगा उसका नेचर एक्सट्रीम पर रखे हुए चार्ज के जस्ट अपोजिट होगा। तो हमने ये क्लियर है कि हमारे सेंटर पर जो रखा हुआ चार्ज का नेचर है वो उसके एंड पे एक्सट्रीम एंड पर रखे हुए चार्जेस के नेचर का जस्ट अपोजिट है। अगर एक्सट्रीम एंड पर पॉजिटिव है तो सेंटर पर नेगेटिव, और अगर एक्सट्रीम एंड पर नेगेटिव तो सेंटर पर पॉजिटिव, क्लियर, ये हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, द चार्जेस मस्ट नॉट बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। इनफैक्ट चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होगा। ये जो चार्जेस आप ले रहे हैं QA, QB, QC, इनके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, उसी की वजह से एस्टेब्लिश होगा इक्विलिब्रियम। ये हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी हम क्लियरली बोल रहे हैं कि इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस देखने को मिलेगा तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज पॉसिबल नहीं है, अगर आप सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज लेंगे तो फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द इक्विलिब्रियम इन दिस कंडीशन विल रिमेन अनस्टेबल। मतलब अनस्टेबल का मतलब होता है कि अगर आप ध्यान सुनेंगे, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स का जीरो हो जाना, नेट फोर्स का जीरो हो जाना इक्विलिब्रियम की बात है,
स्टेबल होने का क्या मतलब होता है? स्टेबल होने का मतलब होता है कि अगर हम किसी चार्ज जिस पर नेट फोर्स 0 आ रहा है, ध्यान से नहीं, ये कोई चार्ज है, इस पर नेट फोर्स 0 हो गया है, और अगर हम इस चार्ज को टू द राइट या लेफ्ट डिस्प्लेस कर दें, और डिस्प्लेस करने के बाद अगर हम उसे छोड़ें और वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाए जिस पोजीशन पे था, मतलब जिस पोजीशन से आपने उसे डिस्टर्ब किया है, अगर चार्ज उसी पोजीशन पर आ गया, इसका मतलब उसकी जो पोजीशन थी, जिस पोजीशन पे वो चार्ज रखा था, वो उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उसे हम फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। क्लियर? और अगर उसे डिस्प्लेस कर दिया, आपने शिफ्ट करा दिया टू द राइट या टू द लेफ्ट ले गए, लेकिन अगर वो वापस नहीं लौटा उसी पोजीशन पर जिस पोजीशन से हमने उसे डिस्टर्ब किया है, तो फिर ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में तो था, बट स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में इतना सा अंतर है कि जहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स देखने को मिलता है। रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी बॉडी को अगर आप उसकी पोजीशन से, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें, तो रीस्टोरिंग फोर्स वापस उसको उसी पोजीशन पर रीस्टोर कर देता है जिस पोजीशन पर वो स्टेबल था। मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन को हम स्टेबल पोजीशन बोलेंगे। अगर हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर दें और उस बॉडी के डिस्प्लेस होने के साथ ही उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स आ जाए, रीस्टोरिंग फोर्स उसे बोलते हैं जो उसको वापस उसकी इनिशियल पोजीशन पर यानी कि स्टेबल पोजीशन पर इस्टेब्लिश करा दे। क्लियर? अगर ऐसा हुआ तो फिर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर हम 3 पार्टिकल सिस्टम लेते हैं, ये वाले कोई भी सिस्टम ले लेते हैं, 3 पार्टिकल सिस्टम, जो कि सिस्टम का इक्विलिब्रियम तो हो सकता है, ध्यान सुनेंगे, सिस्टम पर इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश हो जाएगा। नेट फोर्स ऑन ईच चार्जेस इन द सिस्टम वुड बी 0, दैट इज व्हाट द इक्विलिब्रियम। सिस्टम का इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश हो जाएगा, इंडिविजुअल पार्टिकल का इक्विलिब्रियम भी एस्टैब्लिश हो जाएगा, लेकिन वो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। मतलब अगर हम इस चार्ज को शिफ्ट कर दें टू द राइट या टू द लेफ्ट, तो ये वापस वहाँ नहीं आएगा जहाँ से शिफ्ट किया गया था। सिमिलरली अगर मैं इस चार्ज को भी शिफ्ट कर दूँ टू द राइट या टू द लेफ्ट, तो ये वहाँ नहीं आएगा जहाँ से इसे शिफ्ट किया गया है। सिमिलरली इसकी बात है, अगर इसको राइट या लेफ्ट कर दिया गया तो ये वहां नहीं आएगा जहां से इसे शिफ्ट किया गया। क्लियर? तो दिस इज व्हाट कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम इसी पे थोड़ा सा न्यूमेरिकली आगे जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि अब हम ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये डेरिवेशन के कंक्लूजन्स याद रह जाते हैं, मीन्स अगर आप इन डेरिवेशंस के रिजल्ट याद रख लेते हैं, तो अभी आपसे इक्विलिब्रियम का किसी भी लेवल का क्वेश्चन बनेगा, हम क्वेश्चन भी करेंगे, इंक्लूडिंग एडवांस, मेंस, जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, कोशिश करूंगा मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूँ। बट सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिगर को समझिएगा। जो हमने बात करी उसी बात को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने यहाँ पर प्लस Q1 चार्ज लिया है किसी पॉइंट A पर, प्लस Q2 चार्ज लिया है किसी पॉइंट B पर, और ये स्मॉल q चार्ज हमने लिया है किसी पॉइंट C पर। ठीक, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है वो हम R ले रहे हैं। Q जो है, इस Q का डिस्टेंस Q2 से x लिया जा रहा है। Q2 से अगर ये डिस्टेंस x है तो फिर Q1 से डिस्टेंस R माइनस x हो जाएगा। क्लियर? और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम एक्सट्रीम पोजीशंस पर रखे हुए चार्ज, मतलब A और B पोजीशन पर रखे हुए चार्ज को पॉजिटिव नेचर का ले रहे हैं, तो बीच में रखा हुआ जो चार्ज होगा, जो A और B के बीच में कहीं पर रखा जा रहा है, मैं बार बार बोलता हूं कि मैं मिड पॉइंट नहीं बोल रहा हूं, बोलने का मतलब है इन बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में आप जो पॉइंट ले रहे हैं, जहां पर आप स्मॉल q को प्लेस कर रहे हैं, वो पॉइंट Q2, उस पॉइंट को हम C से नोट कर रहे हैं, वो पॉइंट Q2 से x डिस्टेंस पे है और Q1 से R माइनस x डिस्टेंस पे है। और ये हमको अच्छी तरह से पता है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो बीच में रखा हुआ चार्ज नेगेटिव नेचर का होगा, तभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है सिस्टम का या इन पार्टिकल्स का। जो भी हमने 3 पार्टिकल्स लिए हैं, Q1, Q2 और माइनस Q। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल q। हम इक्विलिब्रियम ऑफ स्मॉल q की बात कर रहे हैं, मतलब हम उस पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो हमने C पर रखा हुआ है। ठीक है, और C पर रखा हुआ पार्टिकल 2 फोर्सेस से सब्जेक्टेड है, एक फोर्स F1, एक फोर्स F2। F1 किसने लगाया है? F1 इज द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस माइनस q बाय Q1। इस प्लस Q1 ने माइनस Q पर अट्रैक्शन फोर्स लगाया है, उस अट्रैक्शन फोर्स को हम F1 वेक्टर से नोट कर रहे हैं। क्लियर? और ये आपने वेक्टर से नोटेशन कर दिया, ये वेक्टर रिप्रेजेंट भी कर दिया।
क्लियर, ये आपका चार्ज माइनस क्यू, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया F1 का। ऐसे ही इस प्लस Q2 ने इस प्लस Q2 ने इस माइनस Q को अट्रैक्ट कर रखा है किसी फोर्स F2 से। इस फोर्स की बात हो रही है, हम इन फोर्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, ये फोर्स अलग है, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं आप केवल इन फोर्सेस की जो माइनस Q पे लग रहे हैं। तो माइनस Q पे जो फोर्स लग रहे हैं वो F1 हो गया और एक फोर्स F2 हो गया। F2 किसने लगाया? प्लस Q2 ने लगाया। प्लस Q2 ने अट्रैक्ट किया है F2 को अपनी तरफ, सॉरी माइनस Q को अपनी तरफ, तो ये F2 बन गया। क्लियर, तो F2 फोर्स आपने नोटिफाई कर दिया यहाँ पर। अब हम, क्योंकि माइनस Q पर आप इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, दैट मीन्स आप माइनस Q पर नेट फोर्स जीरो देखना चाहते हैं। और अगर नेट फोर्स जीरो देखना चाहते हैं तो आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या वेक्टर लॉजिक लगाया, आपने F1 प्लस F2 इक्वल्स टू नल वेक्टर। कहने का मतलब आप ये चाहते हैं कि F1 और F2 का रिजल्टेंट शुड बी जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर इनफैक्ट। तो ऐसा ये, इससे अगर ऐसे ये नेट फोर्स जीरो हो गया तो फिर हम कह सकते हैं Q इज इन इक्विलिब्रियम। जो स्मॉल Q चार्ज है ये इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा, यानी सी पोजीशन पे रखा हुआ चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। या हम कह सकते हैं माइनस Q बोलना चाहते हैं तो माइनस Q बोल दें। माइनस Q जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब केवल नेट फोर्स का जीरो होना होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। अब हमने F1 की वैल्यू पुट कर दी। F1 की वैल्यू में ध्यान से देखें, F1 फोर्स के लिए पेयर हो गया Q1 और Q। कूलॉम्स फोर्स में हम केवल मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, तो मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं Q1 इंटू Q1 इंटू स्मॉल Q अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर R माइनस एक्स होल स्क्वायर। और क्योंकि ये फोर्स लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है तो फिर हमने माइनस आई कैप लगा दिया, क्योंकि हम वेक्टरली लिख रहे हैं। F1 का वेक्टर लिखना चाहते हैं तो ये F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा है और ये F1 वेक्टर की डायरेक्शन लगी है माइनस आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस के अपोजिट साइड, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस और यहाँ पर आगे कंटिन्यू करके लिख देते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर, तो ये जो F1 फोर्स लग रहा है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, इसलिए आपने माइनस आई कैप लिख दिया। अब बात करते हैं F2 फोर्स के लिए। F2 फोर्स के लिए पेयर ऑफ चार्जेस ये है Q और कैपिटल Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस x है और ये फोर्स टू द राइट लग रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, तो इसे हम आई कैप से लिख देंगे, पॉजिटिव आई कैप से। तो हमने लिख दिया K Q2 इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर और पॉजिटिव आई कैप इक्वल्स टू नल वेक्टर। क्लियर, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले जाएं, मतलब हम इसकी इक्वल के साइन के राइट हैंड साइड ले जाते हैं एक्सप्रेशन को, इस टर्म को, तो हमारा ये टर्म हो जाए K Q1Q बाय R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस का I कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, क्यों? क्योंकि जब हम इस वाली टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर भी एक माइनस साइन आ जाएगा, उस माइनस से ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों साइड जो टर्म है ये पॉजिटिवली लिखी जाएंगी। क्लियर, अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो फिर ये आई कैप नोटेशन नहीं लगेंगे, क्योंकि यही तो मैग्नीट्यूड है। ये ब्रैकेट माइनस आई कैप छोड़ के अगर जो ब्रैकेट वाली टर्म है, ये वाली जो टर्म है ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो आपने ये मैग्नीट्यूड ले रखा है, ये वाला इसका मैग्नीट्यूड ले रखा है। ठीक है, और अगर हम स्मॉल क्यू को स्मॉल क्यू से कैंसिल कर दें, कूलॉम्स कांस्टेंट को कूलॉम्स कांस्टेंट से कैंसिल कर दिया, अब ये एक्सप्रेशन में रह जाएगा केवल Q1 बाय R माइनस एक्स का होल स्क्वायर और Q2 बाय एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद हम इसे लिख सकते हैं Q1 बाय Q2, Q1 के नीचे डिनोमिनेटर में Q2 आ जाएगा, R माइनस एक्स होल स्क्वायर या न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये हो गया R माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर R माइनस एक्स पे भी स्क्वायर है और एक्स पे भी, R माइनस एक्स पे भी स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पर एक्स पे भी स्क्वायर है, क्योंकि दोनों टर्म पर स्क्वायर है तो हम इसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब आप रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा Q1 Q2। एक बात यहाँ पर ध्यान दिला दूँ, यहाँ पर प्लस माइनस Q1 Q2 भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम माइनस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं? आप आगे जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि माइनस का कोई यूज़ नहीं होता है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर प्लस माइनस टर्म यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि जब आप रूट लेते हैं तो आपके सामने जो टर्म है उसमें प्लस माइनस आ जाना चाहिए नोटेशन में, तो प्लस माइनस में से हम केवल प्लस नोटेशन ले रहे हैं, माइनस नोटेशन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। क्लियर, अननेसरी हम एक्सप्रेशन को टिपिकल नहीं बनाना चाहते। अगर हम इजी बनाना चाहते हैं तो हम इसे माइनस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, तब मैं आपको यहाँ पर प्लस माइनस लेके बता दूंगा कि हमने माइनस क्यों नेग्लेक्ट किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये R माइनस एक्स बाय एक्स हो गया रूट ऑफ Q1 बाय Q2, तो आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो इस पर लग गया Q1 बाय Q2 पर रूट लग जाएगा, तो ये R माइनस एक्स बाय एक्स इक्वल टू रूट ऑफ Q1 माइनस Q2। ठीक है,
अगर हम ये न्यूमरेटर को सेपरेट कर दें, आर का डिनोमीटर को सेपरेट कर दें, तो आर का डिनोमीटर एक्स और इस एक्स का डिनोमीटर एक्स, तो ये आर बाई एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आर बाई एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस रूट ऑफ Q1 बाय Q2। यहाँ से ध्यान से सुनिएगा इस एक्सप्रेशन को, अगर हम 1 को आगे ले गए, राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा आर बाई एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस Q1 बाय Q2 रूट ओवर। इस इक्वेशन को हम 1 बोल रहे हैं, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होगी। इस इक्वेशन को हम 1 बोल रहे हैं। क्लियर? अगर हम इस इक्वेशन को फर्दर अरेंज करें, रीअरेंज करें, तो हम एक नए फॉर्मेट में भी जा सकते हैं। देखें ध्यान से, अगर हम लेफ्ट हैंड वाली टर्म में से भी 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें और राइट हैंड वाली टर्म में से भी 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, देखिए आपने लेफ्ट हैंड वाली टर्म में से 1 सब्ट्रैक्ट किया है, राइट हैंड वाली टर्म में भी 1 सब्ट्रैक्ट किया है। ऐसा होने से राइट हैंड वाली टर्म का ये -1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? और राइट हैंड साइड पर रह जाएगा केवल रूट ऑफ Q1 बाय Q2, और लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा r माइनस एक्स, एलसीएम लेने पर r माइनस एक्स बाय एक्स। ठीक, जिसमें से r माइनस एक्स क्या है, ध्यान से सुनिएगा। r माइनस क्या है, एक डिस्टेंस है, कहाँ से, Q1 से, किसकी, माइनस Q की। माइनस Q कौन सा चार्ज है, वो चार्ज है जिसका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया जा रहा है, जिसके इक्विलिब्रियम की आप बात कर रहे हैं, जिस पर नेट फोर्स 0 देख रहे हैं। आपने लिखा है माइनस Q इज एन इक्विलिब्रियम। तो ये वो कंडीशन आ गई है, सॉल्व करने पे आपको वो कंडीशन मिल गई, जिस कंडीशन के थ्रू आप ये कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन है तो फिर इक्विलिब्रियम में होगा -Q चार्ज। ठीक है, तो यहां पर जो एक्सप्रेशन लिखा है और यहां पर जो एक्सप्रेशन लिखा है, उसमें केवल जो समझने वाली बात वो ये है कि यहां पर जो एक्सप्रेशन लिखा है, जैसे मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूं, इसमें r जो है वो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, Q1 और Q2 का, एक्सट्रीम एंड्स पर रखे हुए चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। और x क्या है, वो Q2 से -Q का डिस्टेंस है, जिस -Q के इक्विलिब्रियम की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो डिस्टेंस है जो इक्विलिब्रियम पर रखे हुए C पॉइंट का डिस्टेंस है, जो कि आप कहां से काउंट कर रहे हैं, Q2 से। तो फिर इस एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, इस एक्सप्रेशन में देखिए, इस एक्सप्रेशन में r था, इस एक्सप्रेशन में r माइनस एक्स है, डिनोमिनेटर सेम है, बट इस एक्सप्रेशन में r माइनस एक्स आ गया। r माइनस एक्स क्या है, r माइनस एक्स -Q का डिस्टेंस है Q1 से। तो इस एक्सप्रेशन में -Q के ईदर साइड के डिस्टेंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, r माइनस एक्स और x। आप चाहें तो इसे r1 और r2 भी बोल सकते हैं, तो ये एक्सप्रेशन r1 बाय r2 भी लिखा जा सकता है। r1 बाय r2 इक्वल्स टू प्लस ऑफ रूट ओवर Q1 बाय Q2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन यूज होगी न्यूमेरिकल्स में, तो हम पहले बात कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास, अब हम फर्दर इसे सॉल्व करते हैं, देखेंगे ध्यान से। ये तो बात हो गई -Q के इक्विलिब्रियम की, उस चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात हो गई जो कि आपने C पोजीशन पर रखा हुआ है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, देखें, अब बात करते हैं Q2 के इक्विलिब्रियम की, फिर हम Q1 का इक्विलिब्रियम भी देखेंगे। Q2 के इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए, Q2 के इक्विलिब्रियम के लिए भी Q2 पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर Q2 पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा तो Q2 पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, पहले ये देख लीजिए। Q2 पर Q1 रिपल्सिव फोर्स लगाएगा आउटवर्ड, क्योंकि फोर्स Q1 ने Q2 पर लगाया है आउटवर्ड, तो आपने इसे लिख दिया F12। F12 लिख के आपने बता दिया रिपल्सिव आउटवर्ड, और इसी Q2 पर ये वाला Q, नेगेटिव Q, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, क्योंकि हमने इसे यहां पर नोटेशन से ले रखा है F अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पर Q2 पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक F12 जो कि इस प्लस ने इस प्लस पर Q2 पे लगाया है रिपल्सिव आउटवर्ड, और एक FA लग रहा है जो कि इस प्लस Q2 पे इस माइनस Q ने लगाया है इनवर्ट, दैट इज अट्रैक्शन। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं Q2 पे दो फोर्सेस अप्लाई हो गए, एक F12 आउटवर्ड और एक FA इनवर्ट। इनफैक्ट हम Q2 के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो दोनों फोर्सेस Q2 के रिस्पेक्ट में अपोजिट अप्लाई हो रहे हैं, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। और अगर ऐसा है तो यहां पर नेट फोर्स 0 होने की टेंडेंसी है। क्लियर, अब हम वही देख रहे हैं, अगर ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो गया, F12 और FA का रिजल्टेंट 0 हो गया, मतलब Q2 पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 है, Q2 पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है। क्लियर, तो वही देख रहे हैं। देखिए, आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या वेक्टर लॉजिक लगाया हुआ है। F12 और FA का रिजल्टेंट नल वेक्टर है, मतलब Q2 पे कोई फोर्स नहीं लगे, उस कंडीशन को आप फॉलो कर रहे हैं। आपने कहा कि अगर हम रिजल्टेंट 0 चाहते हैं तो क्या कंडीशन होगी, जैसे वो यहां आ जाएगी, जैसे हमने यहां पर निकाला। ये कंडीशन क्या बता रही है, ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन में -Q पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। क्लियर, अब आगे देखते हैं। यहां पर
F12 की वैल्यू लिखें, ये वही सेम लिखा है हमने, ये वेक्टर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चली जाएगी, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर बात करते हैं F12 का मैग्नीट्यूड पुट करें। F12 की वैल्यू कितनी है? F12 की अगर वैल्यू की बात करें तो F12 ये रहा। F12 की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस यूज होगी R, और पेयर ऑफ चार्जेस Q1 Q2 यूज होंगे। तो यहाँ लिख दिया Q1 Q2 डिस्टेंस R²। क्लियर? तो ये आपने F12 लिख रखा है। ऐसे ही अगर हम FA की बात करें तो FA में हमारा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा -Q और Q2, -Q और Q2। तो ये लिखा है Q एंड Q2, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड लेना होता है, हम चार्ज के नेचर कंसीडर नहीं करते, तो हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। Q2 ये हो गया, डिस्टेंस दोनों के बीच का x² हो गया। क्लियर? तो ये हमारा फोर्सेस हो गए। इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये मैंने क्या लिखा हुआ है ये बता देता हूँ। यहाँ पर आपने ये लिखा है F12 प्लस FA = 0। तो हम अगर इसी टर्म को आगे बढ़ाएं तो ये F12 की वैल्यू लिखें, तो आप इस F12 की वैल्यू को i कैप के साथ लिखेंगे, और ये F12 की वैल्यू तो प्लस i के साथ लिखी जाएगी, FA की वैल्यू -i कैप के साथ लिखी जाएगी, -i कैप = नल वेक्टर। ठीक है? तो जब आप इसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे, जब आप इस टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा, बिल्कुल ऐसा जैसे आपने यहाँ किया था। जब हम इस टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस साइन हट जाएगा, केवल आई कैप रह जाएगा। फिर हम मॉडुलस ले लेंगे, मॉडुलस मतलब हम केवल मैग्नीट्यूड में डील करेंगे, तो मैग्नीट्यूड में डील करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा केवल k Q1 Q2 बाय R², और राइट हैंड साइड पर रह जाएगा k Q Q2 बाय x²। ठीक है? मैं इसी में कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस टर्म को राइट हैंड साइड ले जाऊँ, इस टर्म को राइट हैंड साइड ले जाऊँ, तो ये माइनस का आई कैप की जगह प्लस का आई कैप हो जाएगा। तो अब ये इक्वल का साइन हटा देते हैं और यहाँ बीच में इक्वल का साइन लगा देते हैं, और ये प्लस का आई कैप, मतलब ये राइट हैंड साइड आ गया इक्वल के। फिर आपने इसका मॉडुलस ले लिया, मतलब मैग्नीट्यूड ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया तो ये आई कैप हट जाएगा। मैग्नीट्यूड लेने के बाद ये आई कैप नहीं रहेगा, इसमें आई कैप कैंसिल हो गया, इनफैक्ट हट गया, कैंसिल नहीं होते, मैग्नीट्यूड हट गया। तो अब डायरेक्शन हट गई, सॉरी। अब अगर k Q1 Q2 बाय x² = k Q Q2 बाय x² की बात करें, अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखें k से k कैंसिल, Q2 से Q2 कैंसिल। अब एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्सप्रेशन बिकम्स r/x² Q1 बाय Q2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, नथिंग एल्स। ठीक है? फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, q r/x पे स्क्वायर लगा है, सामने Q1 बाय स्मॉल q है, ये Q1 बाय स्मॉल q, रूट ले लिया तो r/x = प्लस Q1 बाय स्मॉल q ओवर रूट, दोनों पे रूट आ जाएगा, होल रूट आ जाएगा, या इंडिविजुअल रूट लिख दीजिए, एक ही बात है। ठीक है? यहाँ पर प्लस माइनस आना चाहिए, अगर रूट लेते हैं तो मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा, आपको बोला मैंने, आप न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। हम नेगेटिव साइन भी लेके चलेंगे, देन यू विल कम टू नो कि वाई डू वी डिस्कार्ड दिस नेगेटिव साइन। तो ये क्वेश्चन 2 हो गई। ये क्वेश्चन 2 इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए, ये क्वेश्चन 2 कंडीशन बता रही है इक्विलिब्रियम की। ठीक है? दिस इज व्हाट द कंडीशन फॉर द Q2 टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है? अगर हम Q1 के इक्विलिब्रियम की बात करें, Q1 के इक्विलिब्रियम की, ध्यान से सुनेंगे, Q1 के इक्विलिब्रियम की, तो और कुछ नहीं करना है, इसी इक्वेशंस में कुछ टर्मिनोलॉजिकल चेंज कर देना है। जैसे R विल रिमेन R, ये R एज इट इज रहेगा, आप सिंप्लीफाई करके भी देखेंगे तो यही आएगा। बट X वॉज द डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम द नेगेटिव Q। बट वेन यू आस्क फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q1, जब आप Q1 के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहाँ पर x की जगह r-x इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर x की जगह लिख देंगे r-x = प्लस रूट Q एज इट इज, और यहाँ पर रूट Q1 की जगह आ जाएगा रूट Q2। ठीक है? तो इंटरचेंज किसका हो जाएगा, Q1 की जगह Q2 आ जाएगा, क्योंकि आप ध्यान सुनेंगे, जब आप, ये इक्विलिब्रियम किसका है, ये इक्विलिब्रियम Q2 का है। Q2 के इक्विलिब्रियम में किसकी टर्म आ रही है, Q1 की, तो Q1 के इक्विलिब्रियम में आएगा Q2 की टर्म, तो Q1 के इक्विलिब्रियम में Q2 टर्म आ गई। ठीक है? और जैसे यहाँ डिस्टेंस x था, दिस वाज द डिस्टेंस, नाउ हियर वी हैव द डिस्टेंस r-x, दिस इज, तो दिस इज व्हाट द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो इस इक्वेशन को हम 3 बोल देते हैं, लेट इट बी इक्वेशन 3, और अगर ये इक्वेशन 3 है तो दिस इज फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ Q1, ये Q1 के इक्विलिब्रियम के लिए लिखी हुई इक्वेशन है। ठीक है? Q1 के इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है।
Now we have three equations for equilibrium. Equation 1 that establishes the equilibrium of minus q. Equation 2 that establishes the equilibrium of q2, and equation 3 that establishes the equilibrium of q1. और खास बात एक और, यहाँ जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में रिलेशन किस में है? डिस्टेंसेस में और चार्ज पेयर में, q1 और q2. ठीक है, ऐसे ही यहाँ जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में रिलेशन किस में है? डिस्टेंसेस में और चार्ज पेयर्स में. यहाँ पर भी जो इक्वेशन है उसमें रिलेशन है डिस्टेंसेस में और चार्ज पेयर्स में. क्लियर? अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुने. इक्वेटिंग 1 एंड 2. इक्वेटिंग 1 एंड 2 का मतलब क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे r बाई एक्स है, और अगर आप सेकंड इक्वेशन देखें तो सेकंड इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड पे r बाई एक्स है. तो हम r बाई एक्स की, ध्यान सुनेंगे, r बाई एक्स की ये वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. मतलब हम कहना चाहते हैं इक्वेशन 1 से r बाई एक्स की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है. तो इक्वेशन 2 में अगर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखिए r बाई एक्स की जगह हम लिख रहे हैं 1 प्लस रूट q1 बाय रूट q2 इक्वल्स टू रूट q1 बाय रूट स्मॉल q, दैट इज द सेम. क्लियर? फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आप ध्यान से समझिए, इस चीज को आगे सॉल्व कर रहे हैं. अगर हम यहां पर 1 बाय रूट क्यू, अगर हम केवल 1 बाय रूट क्यू रह जाए तो इसका मतलब हमने रूट क्यू1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, इस एक्सप्रेशन के नीचे चला गया है. रूट क्यू1 क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर इसके नीचे चला जाएगा तो यहां रह जाएगा 1 बाय रूट क्यू. तो लिखा है 1 बाय रूट क्यू. क्योंकि क्यू1 इसके नीचे चला गया इस पूरे एक्सप्रेशन के नीचे, तो 1 के नीचे भी रूट q1 लिखा जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में, और q1 के साथ, q1 के नीचे भी q2 के साथ, q1 के नीचे q2 के साथ भी रूट q1 लिखा जाएगा. तो जब इस टर्म के नीचे आएगा रूट q1 डिनोमिनेटर में, तो रूट q1 से रूट q1 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसके नीचे 1 बाय रूट q1 लिखा जाएगा. तो केवल क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है. अगर ये क्लियर है तो देखें इसमें, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है केवल, तो 1 बाय स्मॉल रूट q इक्वल्स टू 1 बाय कैपिटल रूट q1 प्लस रूट q1 बाय रूट q1 रूट q2. रूट q1 से रूट q1 कैंसिल कर दिया, रूट q1 से रूट q1 कैंसिल हो गया, तो ये एक्सप्रेशन रह गया 1 बाय रूट q इक्वल्स टू 1 बाय रूट q1 प्लस 1 बाय रूट q2. ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखें ध्यान से, हमने एलसीएम लिया तो इट बिकम्स रूट q2 प्लस रूट q1 अपॉन रूट q1 q2. ये रूट q2, तो ये रह गया 1 बाय रूट q. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रूट q हो जाएगा रूट q1 रूट q2 अपॉन रूट q1 प्लस रूट q2. दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन. अगर हम इस एक्सप्रेशन की स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करने से ये q हो जाएगा, ये q1 q2 हो जाएंगे, नीचे डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर आ जाएगा. तो देखिए ये लिखा है एक्सप्रेशन. क्लियर? तो दिस एक्सप्रेशन इज q इक्वल्स टू q1 q2 बाय रूट q1 प्लस रूट q2 होल स्क्वायर. इसे हमने इक्वेशन 4 बोल दिया. अब हमारे पास 4 इक्वेशन है, और ये चारों इक्वेशन इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात करती है. चारों की चारों इक्वेशन सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ध्यान रखेंगे. ठीक है, बट आप अगर इंडिविजुअली बात करें तो आप ये कह सकते हैं ये इक्वेशन माइनस क्यू की बात करें. ये पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में है, जिसमें से माइनस क्यू की अगर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो ये इक्वेशन है, ये केवल माइनस क्यू के इक्विलिब्रियम के लिए हो गई. ठीक है, दिस इज व्हाट द कंडीशन. ऐसे ही आपने ये जो इक्वेशन है ये आपकी Q2 के लिए हो गई, ये जो इक्वेशन है ये Q1 के लिए है. ठीक है, बट अभी तक जो तीनों इक्वेशन आपने देखी हैं, इन तीनों इक्वेशन में डिस्टेंसेस में और चार्जेस के बीच में रिलेशन था. तीनों इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में. लेकिन फोर्थ इक्वेशन में देखेंगे तो यहां पर रिलेशन केवल चार्जेस का चार्जेस से ही है. ये एक्सप्रेशन केवल, ये इक्वेशन फोर्थ हमको केवल स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड बताएगा कि स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 कूलम 6 कूलम 8 कूलम वॉट एवर बी. तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिस इज ओनली कम्स आउट विद दिस इक्वेशन. एंड द नेचर इज लॉजिकल. आपको पता है कि चार्ज का नेचर क्या होगा, उसके लिए हम फिगर देख के बता देंगे या पेयर ऑफ चार्जेस का देख के बता देंगे जो उसने हमको दे रखे होता है. नेचर आपको मैंने पढ़ा दिया है कि अगर हम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, एक सिस्टम का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, सिस्टम का, इस कोलिनियर सिस्टम का, एक ही लाइन पर रखे हुए चार्जेस के सिस्टम का इक्विलिब्रियम, 3 चार्जेस के सिस्टम का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो एक्सट्रीम पे अगर पॉजिटिव होगा तो बीच में जो चार्ज रखा जाएगा वो नेगेटिव होगा. तो क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सट्रीम पे पॉजिटिव रखा है तो बीच में नेगेटिव होगा, ये हमको पता है. और ऑब्वियसली जब हमको Q1 Q2 दे रहा है
Q1 Q2 तो एक्सट्रीम चार्जेस हैं, तो Q1 Q2 दे रहा है तो हमें ये पता है कि वो या तो पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। अगर एक्सट्रीम चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो ये नेगेटिव ले लेंगे हम लॉजिकली, और अगर ये नेगेटिव देगा तो ये पॉजिटिव ले लेंगे, और अगर पॉजिटिव देगा तो नेगेटिव ले लेंगे। इक्वेशन 4 में हमने ये लिखा भी है, दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ Q दैट एस्टैब्लिशेस द इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पार्टिकल कोलिनियर सिस्टम। ठीक है, 3 चार्जेस का जो कोलिनियर सिस्टम है, उस कोलिनियर सिस्टम का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए स्मॉल q की क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो ये रही। क्लियर। अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, फिर हम इस न्यूमेरिकल के बाद हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। इस न्यूमेरिकल से हमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे, और हम फर्दर अब यहाँ से न्यूमेरिकल ही करेंगे। बट आप ध्यान रखिएगा, आपके पास 4 इक्वेशन है, 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें सबसे ज़्यादा इक्वेशन यूज़ होने वाली है वो 1 होगी, और ये 4th इक्वेशन यूज़ होगी। ठीक है, और फर्स्ट और 4th इक्वेशन से हम सभी न्यूमेरिकल कर लेंगे। सेकंड, थर्ड समटाइम्स इफ वी नीड देन वी ओनली यूज। ठीक है, अदरवाइज फर्स्ट इक्वेशन एंड द 4th इक्वेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई मैंने फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ लिखा भी हुआ है, दैट इज r/x इक्वल्स टू 1 + √q1/√q2। दिस इज व्हाट द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ स्टेटमेंट। चारों की चारों इक्वेशन सिस्टम के इक्विलिब्रियम की ही बात करती हैं। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, आप किसी भी इक्वेशन को यूज करिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही होगा। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इस क्वेश्चन पे डील करते हैं। क्वेश्चन है, अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन, स्मॉल q को बोला है, चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्जेस कैपिटल Q। ठीक है, जिस लाइन की वो बात कर रहा है उस लाइन पे कैपिटल Q 2 चार्जेस हैं, उन दोनों चार्जेस के नेचर भी सेम है और उन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है। इक्वल चार्ज बोला हुआ है तो में नेचर भी सेम हो गया, मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, और उन दोनों चार्जेस के बीचों बीच मिड पॉइंट सेंटर पर रखा है स्मॉल q। ठीक है, आगे बात, द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ स्मॉल q इज इक्वल टू। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है ये जो 3 पार्टिकल सिस्टम है, ये जो 3 चार्जेस का सिस्टम है, ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। दिस कंडीशन शुड बी ऑफ इक्विलिब्रियम एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल q इन ऑर्डर टू गेट दिस इक्विलिब्रियम। स्मॉल q की वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर हम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, इस सिस्टम का। तो देखिए ध्यान से, जैसा आपने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है इक्वेशन 4th हमारी एक्सट्रीम चार्जेस की वैल्यूज के साथ सेंटर पर जो चार्ज रखा गया है उसकी वैल्यू बता देगा। तो हमें क्योंकि एक्सट्रीम चार्जेस कैपिटल Q और कैपिटल Q ही हैं, तो हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो स्मॉल q इक्वल्स टू कैपिटल Q1 की वैल्यू भी Q हो गई, कैपिटल Q2 की वैल्यू भी Q हो गई, और Q1 इज Q, दिस √Q2 इज Q एंड द होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में है। इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया तो स्मॉल q इक्वल्स टू Q², ये 2√Q बना, स्क्वायर होने की वजह से ये ओपन हो जाएगा तो 4Q बनेगा, तो ऊपर Q², नीचे 4Q, Q से Q कैंसिल, दैट इज Q/4। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे, ये तो Q/4 मैग्नीट्यूड आ गया, ऑब्वियसली ये एक्सप्रेशन मैग्नीट्यूड ही दे रहा है तो मैग्नीट्यूड आ गया। हमको ये पता लग गया कि सेंटर पर जो चार्ज रखा जाएगा उस चार्ज का मैग्नीट्यूड एक्सट्रीम एंड पर रखे हुए चार्ज के मैग्नीट्यूड्स का 1/4 होगा। ठीक है, ये तो पता लग गया। और हमको ये भी पता है, ये हमको लॉजिकली पता है, जो हमने पहले पढ़ा है, हमको ये पता है कि अगर एक्सट्रीम एंड पे पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो सेंटर पर जो चार्ज रखा जाएगा या इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पर भी इन बिटवीन जो चार्ज रखा जाएगा उस चार्ज का नेचर अपने एक्सट्रीम चार्ज के नेचर के जस्ट अपोजिट होगा। तो अगर एक्सट्रीम चार्ज पॉजिटिव नेचर का है तो बीच में जो चार्ज रखा गया है वो -Q/4 होगा। ये हमने लॉजिकली सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपको इसको मैथमेटिकली ले जाना पड़ेगा, टेक्निकली ये लेंथी हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि आप फॉर्मूले यूज करके इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। और एक लॉजिक लगाना है, केवल एक लॉजिक, साइन के साथ। आपने जितनी इक्वेशन लिखी ये केवल आपको मैग्नीट्यूड्स देंगी। इक्वेशन 1, 2, 3, 4 ये सब मैग्नीट्यूड में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन नेचर अगर आपको लगाना है तो नेचर के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको लॉजिक लगाना है सिंपल सा, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि एक्सट्रीम एंड पर रखे हुए चार्ज अगर पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव होगा, और अगर एक्सट्रीम एंड पर रखे हुए नेगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव होगा। अगर इन केस उसने हमको ये दे रखा है, ये पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये दोनों नेगेटिव होंगे, और अगर ये वाला नेगेटिव दिया है तो ये वाला पॉजिटिव होंगे। तो हमको ये अच्छे से पता है कि स्मॉल q जब भी पूछा जाएगा तो स्मॉल q का नेचर देखने के लिए हमको केवल एक्सट्रीम चार्ज देख लेना है, और अगर कैपिटल Q पूछा जाएगा तो कैपिटल Q देखने के लिए हमको बस बीच वाला चार्ज देख लेना है। ठीक है, और हमसे ये क्वेश्चन हो जाएगा।
फर्दर देखते हैं। तो ये आ गया q/4 एंड वी नो स्मॉल q मस्ट बी ऑफ अपोजिट नेचर विद रिस्पेक्ट टू एक्सट्रीम एंड प्लेस्ड चार्जेस। एक्सट्रीम एंड पे जो चार्ज प्लेस किए गए हैं उनके नेचर के अपोजिट होना चाहिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। तो फिर हमको ये क्लियर है, स्मॉल q की वैल्यू -q/4 पुट कर देंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट टू बी डन। इस सॉल्यूशन के कंक्लूजन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मतलब केवल इतना है कि अगर कैपिटल Q पॉजिटिव हुआ, इन केस एक्सट्रीम चार्ज पॉजिटिव नेचर का हुआ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखें ध्यान से, अगर पॉजिटिव Q हुआ एक्सट्रीम चार्ज तो सेंटर पर रखा हुआ चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव का साइन लगा है। ये कह रहा है दिस नेगेटिव साइन सेज दैट वॉट एवर बी द नेचर ऑफ कैपिटल Q, स्मॉल q वुड बी अपोजिट ऑफ दैट। मीन्स अगर आप कैपिटल Q को पॉजिटिव लेते हैं, मतलब अगर आप एक्सट्रीम चार्ज पॉजिटिव लेते हैं तो सेंटर वाला नेगेटिव हो जाएगा। और इन केस अगर हम एक्सट्रीम चार्ज नेगेटिव ले लेते हैं, ये प्लस ना लेके माइनस ले लेते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस होके ये प्लस का q/4 आ जाएगा। यानी कि इन दैट केस सेंटर पर रखा हुआ चार्ज पॉजिटिव होगा अगर एक्सट्रीम चार्ज नेगेटिव हुआ। तो ये रिलेशन है चार्ज के मैग्नीट्यूड में एज वेल एज चार्ज के नेचर में। ठीक है, हमने इक्विलिब्रियम में कुछ कंडीशन पढ़ी हुई हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि इक्विलिब्रियम होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन फॉलो होना चाहिए, जिसमें से एक कंडीशन ये थी कि चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम नहीं होंगे। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो यू गॉट टू नो, आपको ये पता लग गया कि चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। सेंटर पर रखा हुआ चार्ज का मैग्नीट्यूड एक्सट्रीम एंड पर रखे हुए चार्ज के मैग्नीट्यूड का 1/4 था। तो ये तो एक कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी हमारी कंडीशन ये भी थी कि चार्जेस के नेचर सेम नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि आप अगर इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से ही समझें तो स्मॉल q का इक्विलिब्रियम चाहते हैं, स्मॉल q का अगर इक्विलिब्रियम चाहते हैं तो स्मॉल q पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। और वो नेट फोर्स 0 होने के लिए जो कंपोनेंट फोर्स है, मतलब वो फोर्सेज जिनको आप रिजल्टेंट 0 बनाना चाहते हैं, वो फोर्स किसने लगाए होंगे? इस स्मॉल q पे एक फोर्स कैपिटल Q ने लगाया होगा, अट्रैक्शन। इसी स्मॉल q पे एक फोर्स इसने लगाया होगा, अट्रैक्शन। तो अगर इस स्मॉल q पे इस कैपिटल Q का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो श्योरली ये स्मॉल q नेगेटिव होना चाहिए। ऐसे ही ये स्मॉल q इस केस के इस पेयर के साथ भी अट्रैक्शन शो कर देगा। तो ये कंफर्म हो गया कि दैट शुड बी ऑफ नेगेटिव नेचर। ठीक है, ये पॉजिटिव हो नहीं सकता, ऐसा हम इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए हैं। आगे बात करते हैं। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता कभी भी। हमको ये पता है कि ये जो कोलिनियर सिस्टम के इक्विलिब्रियम्स हैं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होते। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होते वो समझिए। अगर मैं इस माइनस स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलने के लिए सिस्टम में कंट्रीब्यूट करने वाले हर एक चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। दूसरा, अगर हम किसी चार्ज को शिफ्ट कर दें तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाना चाहिए ताकि वो चार्ज को उसकी उसी पोजीशन पे वापस ले जाए जिस पोजीशन से आपने उसकी शिफ्टिंग कराई थी। ठीक है, हम बात कर चुके हैं। देखिए, अगर इस -q को हम राइट हैंड साइड ले जाएं, अगर हम इस -q को टू द राइट ले जाते हैं, इनफैक्ट हम मान लेते हैं हम -q को यहाँ ले आते हैं। अगर हम यहाँ ले आएंगे तो ये क्लियर है कि इस +q के साथ इस -q का डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स राइट हैंड साइड ज़्यादा हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ गया है। तो इस पर नेट फोर्स टू द राइट रहेगा और ये पार्टिकल -q जो चार्ज पार्टिकल है, स्पीशी है, वो निकल जाएगी, लौट के अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आएगी। इसका मतलब ये अनस्टेबल है। ठीक है, तो इस सिस्टम में से कोई भी एक पार्टिकल अगर स्टेबल नहीं है तो फिर सिस्टम अनस्टेबल ही बोला जाएगा। क्लियर? तो सिस्टम अनस्टेबल ही होता है। एक कंडीशन में ये बोली थी कि चार्जेस मस्ट बी प्लेस्ड ओवर अ सिंगल लाइन, मतलब कोलिनियर होनी चाहिए। तो चारों कंडीशन फुलफिल हो रही है इसमें। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक इक्विलिब्रियम पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और इसमें काफ़ी सारे पार्ट अभी आएंगे जिसमें हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, सभी लेवल के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप ये टॉपिक आपको अभी तो समझ में आया होगा। और यह भी हमारा केवल एक इनिशियल क्वेश्चन था जो हमने अभी जेई वाला क्वेश्चन देखा, और इसी क्वेश्चन को अभी हम और भी एक्सप्लोर करेंगे।